ठीक है, चलिए। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम है ना, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम देखते हैं। तो अभी हमने जो इसके पहले पढ़ा था प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम, उसमें इलेक्ट्रॉन जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है ये किन किन फैक्टर पर वो डिपेंड करता है, जिसको हमको बताना है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट और नंबर ऑफ फोटॉन। ठीक है, तो उत्सर्जित जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, इंटेंसिटी पर, या आपतित होने वाले फोटॉनों की संख्या पर, नंबर ऑफ फोटॉन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी नंबर ऑफ फोटॉन, इंसिडेंट फोटॉन का मान क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। आपतित होने वाले फोटॉनों की संख्या बढ़ेगी, आपतित होने वाले फोटॉनों की संख्या बढ़ेगी या इंटेंसिटी बढ़ेगी लाइट की, तो मेटल सरफेस से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। ये है आपका पहला नियम। दूसरा है देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो मेटल सरफेस से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो है और आपतित होने वाले जो प्रकाश की तीव्रता है, इसके बीच में कोई समय पश्चाता नहीं होती, कोई टाइम लैग नहीं होती। मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे ही फोटॉन इंसिडेंट होता है या लाइट जो है मेटल सरफेस पर आपतित होता है, तुरंत ही मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। तो जो सोलर पैनल लगे होते हैं ना, जैसे सनलाइट आना शुरू होता है क्या होता है, उसके मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं और बैटरी चार्ज होता है, करंट फ्लो होना होता है ना। उसके बाद फिर वो वर्क करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जो सोलर पैनल होता है जनरली उसमें क्या होता है कि सिलिकॉन लगा होता है पैनल में, है ना। वो क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। तो जैसे ही सनलाइट इंसिडेंट होता है, ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर, अगर रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है या 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो उतने टेम्परेचर पर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। तो जैसे ही सनलाइट सोलर पैनल पर आपतित होता है, सोलर पैनल से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और वहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे ही मेटल सरफेस पर लाइट आपतित होता है, मेटल सरफेस से तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता और उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच कोई समय पश्चाता नहीं होती, टाइम लैगिंग नहीं होती है। थर्ड है आपतित उत्सर्जित जो फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, ये किस पर निर्भर करता है? आपतित होने वाले प्रकाश की फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति पर निर्भर करता है ना। मेटल सरफेस से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? प्रकाश आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर होता है ना। आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता बोल दे क्या, आवृत्ति पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। और ये आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तीव्रता पर क्या चीज निर्भर करता है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे। तीव्रता पर क्या डिपेंड करता है? उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है ये नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, है ना। फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है। और फ्रीक्वेंसी पर क्या डिपेंड करता है? इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है ना, आपका नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। और फ्रीक्वेंसी पर क्या डिपेंड करता है? आवृत्ति पर क्या निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है उसकी काइनेटिक एनर्जी, है ना। मतलब किस स्पीड से ये मेटल सरफेस को मूव करें, मेटल सरफेस पर मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन जो है, उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, और इसके बाद फिर और अगर बताएं तो आप वर्क फंक्शन बता सकते हैं, है ना। मेटल सरफेस, प्रत्येक मेटल सरफेस के लिए, धातु सतह के लिए अलग अलग देहली ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, जिसे हम उसकी क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसकी कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक, इसके साथ साथ में प्रत्येक मेटल सरफेस के लिए एक फिक्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, देहली आवृत्ति होती है, जिसे कम आवृत्ति पर मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं होता है। तो वह आवृत्ति
जिस आवृत्ति से कम आवृत्ति पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, या वह न्यूनतम ऊर्जा है ना, मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, उसका वर्क फंक्शन कहते हैं, कार्यफलन या देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपके मेटल सरफेस से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन से फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। इसके बाद हम देखते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, जो 5 नंबर का आता है एग्जाम में हमेशा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, तो हम इसके पहले देखे हैं कि जो फाई इक्वल टू एच न्यू जो होती है ना, ये क्या होती है, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन। इसी से क्या होता है, इसी से क्या होता है, प्रकाश की तीव्रता फिक्स होती है। अगर इंसिडेंट होने वाले फोटॉनों की संख्या अगर बढ़ाएंगे, कहने का मतलब है प्रकाश की तीव्रता अगर बढ़ाएंगे तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है ना। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करता है, आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है ना। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। और प्रकाश की तीव्रता किस पर डिपेंड करता है, ये फोटॉन की ऊर्जा है ना। तो आपतित होने वाले जो प्रकाश की तीव्रता है हम उसको फोटॉन, इंसिडेंट फोटॉन, नंबर ऑफ फोटॉन से काउंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो आइंस्टीन ने ये बताया था कि जब एक फोटॉन है ना, जब एक फोटॉन किसी मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होता है ना, तो इसकी जो एनर्जी होती है ये 2 रूप में कंज्यूम होती है। कौन कौन सा, पहला जो है आपका वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन के रूप में, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या बोलते हैं इसको, थ्रेशोल्ड एनर्जी है ना, क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब देहली ऊर्जा है ना, क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा। तो देहली ऊर्जा क्या होती है, देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, सेड टू बी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन। किसी भी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए है ना, उस इलेक्ट्रॉन, उस धातु सतह की वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सके, उसको हम क्या कहते हैं, देहली ऊर्जा कहते हैं, है ना। ये अलग अलग मेटल सरफेस के लिए अलग अलग होता है। फर्स्ट तो इसके आधा भाग जो होता है कंज्यूम हो जाता है वर्क फंक्शन में, और दूसरा भाग कंज्यूम होता है किसमें, अब इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया मेटल सरफेस से, है ना, जैसे लाइट इंसिडेंट हुआ मेटल सरफेस पर, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया। अब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा तो अपने आप तो गति करेगा नहीं, उसको गति करने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना, ऊर्जा चाहिए। जैसे हम लोग खाना खाएंगे, ठीक है, भूख लगी खाना खाएंगे, तो खाना खाते ही हम चलना स्टार्ट कर देंगे क्या, जब तक हमारी बॉडी को वो हमारा जो ऑर्गन्स है उसको कंज्यूम करेगा, उसके एनर्जी को है ना कन्वर्ट करेगा, हमारे बॉडी को सप्लाई करेगा, हमारे हर पार्ट को, तब हम चलना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, शेष जो पार्ट है, सेकेंड पार्ट जो है, ये क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी प्रदान करता है, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, किसको, प्रोवाइड टू फोटो इलेक्ट्रॉन। तभी इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस पर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। तो आइंस्टीन ने यह बताया कि जब एक फोटॉन किसी मेटल सरफेस पर आपतित होता है, इंसिडेंट होता है, तो उसकी जो ऊर्जा है, फोटॉन की ऊर्जा 2 रूपों में कंज्यूम होती है, खर्च हो जाती है। पहला भाग वर्क फंक्शन के रूप में, या जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं,
तो थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन वह न्यूनतम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी है जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, रिक्वायर्ड होती है, उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। और दूसरा भाग जो है काइनेटिक एनर्जी के रूप में व्यय हो जाता है, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गति प्रदान करता है। ठीक है, तो इसके अनुसार फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी एच न्यू, एनर्जी ऑफ फोटॉन इक्वल टू, ये किन के रूपों में हो जाती है, एक भाग है वर्क फंक्शन के रूप में, है ना, एक भाग है वर्क फंक्शन के रूप में कंज्यूम हो जाता है, और दूसरा भाग किस रूप में, काइनेटिक एनर्जी, है ना, किस रूप में, काइनेटिक एनर्जी के रूप में कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन, तो एक फोटॉन की एनर्जी कितना होता है, एच न्यू, कितना होता है, एच न्यू, न्यू क्या है, फोटॉन की फ्रीक्वेंसी या लाइट की फ्रीक्वेंसी है, इक्वल टू वर्क फंक्शन को हम फाई से डिनोट करते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, इसको इक्वेशन का नाम देते थे, बाद में इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, बाद में इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन का मास जो है ना, इलेक्ट्रॉन का अगर मास m हो, ठीक है, और उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, है ना, मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बी m एंड वेलोसिटी क्या लेंगे, वेलोसिटी v लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का हम वैल्यू रखेंगे, तो h न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का मान 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 1/2 mv स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फाई इज इक्वल टू, तो डेली वर्क फंक्शन हम यहां पर लेते हैं, व्हेन न्यू इज इक्वल टू न्यू जीरो, है ना, व्हेन न्यू इज इक्वल टू न्यू जीरो, जब क्या बोलते हैं, प्रकाश की जो आवृत्ति है ये देहली आवृत्ति के बराबर हो, है ना, प्रकाश की आवृत्ति किसके बराबर हो, देहली आवृत्ति के बराबर हो, तो उस समय जो वर्क फंक्शन, उस समय क्या होता है, इस कंडीशन पर काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होता है, 0 होता है। बताया था ना काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होता है, सर हमने डायग्राम बनाया था इस तरह से, तो यहाँ पर न्यू इक्वल टू न्यू जीरो पर, न्यू इक्वल टू न्यू जीरो पर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 0 होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है काइनेटिक एनर्जी और नीचे क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो न्यू इक्वल टू न्यू जीरो पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पर समीकरण 1 से क्या मिलेगा, समीकरण 1 से ये तो आपका काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू हमको मिलेगा h न्यू 0, इसको हम फाई नॉट से शो करेंगे, फाई जीरो या फाई नॉट से शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको हम कहते हैं देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, है ना, या वर्क फंक्शन कहते हैं। तो ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा इस इक्वेशन नंबर 1 से h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस 1/2 m v मैक्सिमम। अब यहां पर हम मैक्सिमम क्यों लिखेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले ही इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, कैथोड से एनोड तक नहीं पहुंच पाते, है ना। इस काइनेटिक एनर्जी पर अगर काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या हो गया, बंद हो गया ना, तो वो कैथोड से एनोड तक पहुंच पाएंगे क्या, नहीं पहुंच पाएंगे। तो उस समय मैक्सिमम एनर्जी वाले भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता कैथोड से एनोड तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस 1/2 m v मैक्सिमम स्क्वायर। इसके बाद अगर हमको पहुंचाना हो तो क्या करना पड़ता है,
हमको कट ऑफ वोल्टेज को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस 1/2 एम बी मैक्सिमम स्क्वायर, या ये हमको मिलेगा 1/2 एम बी मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमको मिलेगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसे कहते हैं हम आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, है ना। ये है आइंस्टीन का फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो इसे हम कहते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, तो इसके बेसिस में अब हमको समझाना है वापस। अरे मोबाइल साइलेंट करके बैठो ना रे। अगर मैं लिखना चाहे, है ना, वेवलेंथ के टर्म्स में अगर लिखना चाहे तो न्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, तो इसके टर्म्स में हो जाएगा 1/2 एम भी मैक्सिमम, ये भी है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये एम इंटू बी मैक्सिमम स्क्वायर, और ये फ्रीक्वेंसी है तो एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट, या ये हो जाएगा एच सी काउंट में लेंगे तो 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट होगा, है ना। ये होगा आपका वेवलेंथ के टर्म्स में, वेवलेंथ के टर्म्स में आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, वेवलेंथ के टर्म्स में। अब चलिए इसके बेसिस में हम एक्सप्लेन करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को, सॉरी लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन। इसके पहले समीकरण दिए थे, इसको दूसरा समीकरण दे देना, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम की व्याख्या किसके अनुसार? आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के अनुसार। ठीक है, तो इस इक्वेशन में देखेंगे यहाँ पर इंटेंसिटी कहीं पर आया है क्या? नहीं आया है ना। इंटेंसिटी आया क्या? नहीं आया है। मतलब जो लाइट जैसे ही मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होता है, ठीक है, मेटल सरफेस पर जैसे ही इंसिडेंट होता है वैसे ही मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है, और जैसे ही हम प्रकाश की तीव्रता को इंक्रीज करते हैं, है ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को, तो यहाँ पर करंट का वैल्यू जो है क्या होता है, इंटेंसिटी को जैसे ही हम बढ़ाते हैं करंट का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इस इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पर आपका इंटेंसिटी नहीं आया, केवल फ्रीक्वेंसी आया, काइनेटिक एनर्जी आया है, तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन लाइट के आपतित होने से, अर्थात उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, इंटेंसिटी पर, तीव्रता पर निर्भर करता है ना। मेटल सरफेस से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या मेटल सरफेस पर आपतित होने वाले प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, और जैसे हम तीव्रता के मान को बढ़ाएंगे परिपथ में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, अर्थात यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। तो तीव्रता बढ़ाने से प्रकाश की फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है उत्सर्जित होने वाले मेटल सरफेस से। फर्स्ट। सेकेंड, हम देखते हैं इस इक्वेशन से यहाँ पर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट है राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ये आपका फर्स्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। सेकेंड हम देखते हैं, अगर एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू नॉट, या हम ले सकते हैं डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लेते हैं, फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू जीरो, है ना। इसका जो वैल्यू है, न्यू का वैल्यू न्यू नॉट से अगर बड़ा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर 1/2 एन वी मैक्सिमम स्क्वायर हो जाएगा आपका पॉजिटिव होगा, है ना। अर्थात उत्सर्जित होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। अगर फ्रीक्वेंसी जो है आपतित प्रकाश की जो आवृत्ति है ये
उस मेटल सरफेस की डेली आवृत्ति से अधिक है तो आसानी से उस मेटल सरफेस से हम इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकते हैं। अगर निगेटिव होता तो क्या होता, न्यू लेस देन न्यू नल, है ना। अगर आपतित होने वाले फोटॉन की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उस मेटल सरफेस के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो उस समय काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव होगा तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव है क्या, नहीं है। तो इस तरह से अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव होगा और मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है ना। मेटल सरफेस से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो वह न्यूनतम फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर हम देखते हैं न्यू जीरो या न्यू जीरो से ऊपर, है ना, न्यू इज इक्वल टू न्यू जीरो। तो न्यू जीरो या न्यू जीरो से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर ही काइनेटिक एनर्जी का मान जो होता है पॉजिटिव होता है और तभी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव होता है। इस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस फ्रीक्वेंसी पर जो मेटल सरफेस की जो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉनों को मेटल सरफेस से निकालने के लिए रिक्वायर होती है उसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं या वर्क फंक्शन कहते हैं उस मेटल की, ठीक है। और थर्ड आप ऐसे लिख सकते हो कि जो इंसिडेंट होने वाली जो लाइट है और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई टाइम लैगिंग नहीं होता, है ना, कोई समय पश्चाता नहीं होता। जैसे ही मेटल सरफेस पर प्रकाश आपतित होता है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है ना। तो यह है आपका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण और इसके आधार पर आपको इसके जो मेन 3 नियम है उसको आपको बताना है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है इस इक्वेशन के आधार पर, ठीक है। पहला समझ में आया इंटेंसिटी पर कैसे डिपेंड करता है करंट, क्योंकि यहाँ पर इसमें फ्रीक्वेंसी आई, इंटेंसिटी तो आया नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो डिपेंड करता है डायरेक्ट इमिटेड होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है इंसिडेंट होने वाले लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक। सेकेंड, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी जो है ये आपतित होने वाले प्रकाश की फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। और थर्ड है इंसिडेंट होने वाले लाइट और इमिटेड होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई टाइम लैगिंग नहीं होता, अतः जैसे ही सनलाइट या जो लाइट है मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होता है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट